एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किन्सु मिंग्यू को अपना ड्रैगन एलिफेंट वाला स्किल सिखा देता है और सिखाने के बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उनका संख्या इतना ज़्यादा होता है और वो लोग पहले से भी ताकतवर होते जा रहे होते हैं कि वो लोग उन्हें संभाल नहीं पा रहे होते हैं। तभी सभी लोगों से फाइट करने के लिए मिंग्यू जाती है। ये देखकर एट्स उसे संभलने के लिए कहती है क्योंकि वो सभी के सभी मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन वहीं पर मिंग्यू उसके बात को पूरी तरह से इग्नोर करके जाती है और अपना सिर्फ एक ही उंगली का यूज करके काफी सारे लोगों का खेल खत्म कर देती है। एट्थ डॉटर ऑफ गॉड उसका किंग का फ्लेम देखकर काफी ज्यादा हैरानी से कहती है कि क्या वो सच में गॉड किंग लेवल में पहुंच गई है, और नाइन्थ भी काफी ज्यादा हैरानी से कहती है कि क्या तुम वही नाइन्थ प्रिंसेस मिंग्यू हो, लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। मिंग्यू काफी ज्यादा खुशी के साथ कहती है ऑफ कोर्स ये सब मास्टर के कारण हुआ है, उन्हीं के कारण मैं डायरेक्टली गॉड किंग रिलम में पहुंच गई हूँ। ये सब सुनकर नाइन्थ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है ऐसा तो सिर्फ एंशिएंट टेम्परर ही कर सकते थे, लेकिन किन्सु ऐसा कर पाया, लेकिन कैसे, आखिर उसका असली पावर क्या है। वहीं पर ये देखकर एट्थ भी कहने लगी होती है 18 सन ऑफ गॉड को फॉलो करके लगता है कि मैं कोई भी गलती नहीं की हूँ। तभी किन्सु को दिखाते हैं जो कि 12 से कंफर्म कर रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि वो सभी के सभी मॉन्स्टर उसी माउंटेन से आ रहे हैं। वो हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर वो सभी लोग उस माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर उनके तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर किन्सु आकर उन सभी लोगों को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो लोग उसका बात ना मानकर आगे बढ़ते रहते हैं जिसके कारण वो सभी लोग मार दिए जाते हैं। उन्हें खत्म करने के बाद 12th कहता है ये सभी तो सिर्फ लो लेवल का मॉन्स्टर है और हम लोग इतना ज्यादा थक गए हैं, अगर हाई लेवल का डीमन आ गया तो। उसका बात पूरा करने से पहले किन्सु के पीछे एक हाई लेवल का मॉन्स्टर आ गया होता है। उसे देखकर किन्सु उससे पूछता तुम कहाँ जा रहे हो। वो मॉन्स्टर कहता है कि हमें उस कुकुन को खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पूरा युवा शॉट को ही डिवोर कर जाएगी। ये सुनकर किन्सु थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है आखिर तुम्हें ये सब पता कैसे चला, किसने तुम्हें ये सब बताया है। वो कहता है हमें किसी ने नहीं बताया है, ये एक मेमोरी है जो कि हमारे बोन में इनग्रेव्ड है, हमें उसे डिवोर करना ही पड़ेगा। ये सुनकर किन्सु कहता है अगर मैंने कहा कि तुम नहीं जा सकते हो मतलब तुम नहीं जा सकते हो। मॉन्स्टर कहता है अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, अब हमें ब्लेम मत करना, अपना मौत का स्वागत करो। किन्सु उन्हें प्रोवोक करते हुए कहता है कि तुम लोग सिर्फ बंच ऑफ बीस्ट हो जिसे कि युवा सेक्टर ने बड़ा किया है, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। ये सुनकर काफी सारे बीस्ट 18 सन ऑफ गॉड को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और वहां पर उन दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सिर्फ 15 मिनट में ही किन्सु काफी सारे बीस्ट को खत्म कर देता है। ये देखकर वो बीस्ट कहता है 18 सन ऑफ गॉड तुम हमें नहीं रोक सकते हो। ये बोलकर वो दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद कुछ हाई रैंकिंग बीस्ट को दिखाते हैं जहां पर एक हाई रैंकिंग बीस्ट कहता है कि क्या हम लोग 18 सन ऑफ गॉड को वैसे पगलाने देंगे। दूसरा कहता है आफ्टर ऑल हम लोग नॉमिनली युवा सेक्ट से ही बिलोंग करते हैं और 18 सन ऑफ गॉड सन ऑफ एम्परर बनने वाला है, इसलिए उससे डील करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। दूसरा कहता है कि 10,000 साल पहले हमारा राज हुआ करता था, हम लोग जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन हम लोग काफी सालों से सप्रेस हो गए हैं। बकरा मास्टर कहता है वक्त आ गया है, कुकुन वाला युवा सेक्ट में अपीयर हो चुका है और वो 18 सन ऑफ गॉड के काफी ज्यादा क्लोज है, युवा सेक्ट को हमारा होना चाहिए था। उल्लू मास्टर कहता है चलो 18 सन ऑफ गॉड को उन्हें खत्म करने देते हैं, मैं भी देखता हूँ कि वो कितने लोगों को मार पाएगा। वहां पर 1 लाख से ज्यादा मॉन्स्टर है। वहीं पर किन्सु के ग्रुप को दिखाते हैं जहां पर उन सभी लोगों को काफी सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं। ये देखकर नाइन्थ पैनिक करने लगती है। 18 उसे शांत करते हुए कहता है हम लोग नहीं बल्कि हम लोग उन्हें घेर लिए हैं। और 12 से कहता है जहां तक मुझे पता है कि तुम काफी सारे मॉन्स्टर के कोर के पावर को ऑब्जर्व करके अपना सेलेस्टियल डीमन बॉडी को अपग्रेड कर सकते हो ना, अगर हाँ तो आज तुम्हारा भी दिन आ गया है। ये बोलकर वो सभी लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो सभी के सभी लोग काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिए होते हैं। ये देखकर बाकी के मॉन्स्टर के फट जाती है। वहीं पर 12 काफी सारे मॉन्स्टर के कोर के पावर को ऑब्जर्व कर रहा होता है जिससे उसे काफी ज्यादा फायदा होता है और उसके सर के ऊपर एक सिंग क्रिएट हो जाता है। ये देखकर बाकी के मॉन्स्टर और ज्यादा डर जाते हैं। किन्सु कहते तुम जितना चाहे उतना पावर ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन तभी अचानक वहां पर 2 बहुत ही बड़े बड़े बिस्ट आ जाते हैं और वो दोनों बिस्ट उस माउंटेन का 2 ग्रेट डीमन कहलाते हैं जिनका कल्टीवेशन लेवल रियल ह्यूमन लेवल में पहुंच गया होता है जो कि स्पिरिट रिलम से भी आगे होता है। उन्हें देखकर 12 डर जाता है और उससे सतर्क रहने के लिए कहता है, लेकिन किन्सु को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और वो उन्हें भी खत्म करने के लिए कहता है। अपने इंसल्ट सुनकर वो दोनों बिस्ट काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी किन्सु अचानक उसका सर के ऊपर चढ़ जाता है और उससे कहता है वापस चले जाओ नहीं तो वरना अच्छा नहीं होगा और मेरे कुकुन वाले दोस्त को खाने के बारे में भी भूल जाओ। ये सुनकर वो कहता है कभी नहीं, ये हमारे बोन में इनग्रेव्ड है, हमें उसे डिवोर करना ही पड़ेगा। किन्सु कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब मुझे ब्लेम मत करना। ये बोलकर वो अपने स्फीयर का यूज करता है, यूज करके उस पर हमला करके उसे भी मार देता है और मारने के बाद उसका कोर को भी वो 12 सन ऑफ गॉड को ऑब्जर्व करने के लिए दे देता है। ये देखकर 12 काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि उसका कोर काफी ज्यादा प्रीशियस है, क्या आप सच में उसे मुझे दे रहे हैं। वो हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर 12 काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता
कहता है कि मैंने आपको फॉलो करके अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। इसके एक दिन के बाद सबसे पावरफुल मॉन्स्टर बकरा और उल्लू मास्टर को दिखाते हैं, जहां पर बकरा मास्टर उससे पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। ये सुनकर उल्लू मास्टर बाहर क्या चल रहा होता है वो सभी दिखाने लगता है, जहां पर वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि काफी हजार मॉन्स्टर रेसेस को खत्म कर दिए गए होते हैं। ये देखकर बकरा मास्टर कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड से डील करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आखिर वो किन फातियन का बेटा जो है, लेकिन इतनी देर तक फाइट करने के बाद तो वो जरूर अपने लिमिट में पहुंच गया होगा। ये बोलकर वो दोनों फिर से आराम करने लगते हैं और कुछ टाइम के बाद वो लोग फिर से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किंसु अभी तक रिट्रीट नहीं किया है, बल्कि वो फाइट करते ही जा रहा है। अब ये सब देखकर उनका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है, क्योंकि किंसु उनके लगभग आधे से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया होता है। इसलिए अब वो दोनों बॉस खुद ही बैटलफील्ड में उतरने के बारे में सोचने लगते हैं। अगले सीन में किंसु के ग्रुप को दिखाते हैं, जहां पर वो सभी लोग काफी सारे मॉन्स्टर को मारकर उनका पहाड़ बना दिए होते हैं और उसके बाद 12 उनका सभी कोर के पावर को ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे कुछ देर के बाद उसका बॉडी अपग्रेड हो जाता है और अब उसके पास 2 पंख भी आगे होते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो ब्रेक थ्रू करके लैंड ह्यूमन रिलम में भी पहुंच गया होता है। इसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ना कंटिन्यू रखते हैं और किंसु सबसे कहते हैं कि जब तक वो लोग मॉन्स्टर भेजते रहेंगे हम लोग नहीं रुकेंगे। लेकिन तभी अचानक वहां पर बॉस पहुंच जाता है, जिससे वहां का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और धरती फटने लगती है और वो लोग कहते हैं 18 सन ऑफ गॉड अब बस बहुत हुआ। और जैसे वो दोनों बॉस अपीयर होते हैं, 12 के पास डीमन बॉडी होने के कारण वो सप्रेस हो जाता है, खड़ा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा होता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर किंसु उससे पूछता है तुम्हें क्या हो गया। 12 बताता है कि उनका ऑरा मेरा सेलेस्टियल डीमन बॉडी को काफी ज्यादा डरा दिया है और देखने पर लग रहा है कि वो दोनों इस माउंटेन का बॉस है। तभी वो दोनों अपना ऑरा और फ्रेशर का यूज करने लगते हैं, जिससे कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। और 9th कहते हैं लगता है कि वो मॉन्स्टर गॉड किंग रिलम से भी हायर रिलम में पहुंच गया है। वहीं पर किंसु को भी खड़ा होने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है, लेकिन तभी वो अपना फॉरबिडन सुप्रीम बोन का पावर का यूज करके खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो दोनों बॉस कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और उल्लू मास्टर किंसु को रिट्रीट करने के लिए कहता है और उसका यही बोन सुप्रीम बोन का यूज करके उनके सामने खड़ा हो जाता है, उनके प्रेशर को झेलते हुए, और उन्हें वापस जाने के लिए कह देता है। ये सुनकर उल्लू डीमन एंसेस्टर हंसते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें बता नहीं रहे हैं, बल्कि तुम्हें वापस जाने का ऑर्डर दे रहे हैं, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। किंसु पूछता है लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो उसका जवाब ना देकर सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं सिर्फ इस सीट का पावर का यूज करके तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। ये बोलकर वो किंसु का कुछ बोलने का इंतजार करने लगता है, लेकिन उसके तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। ये देखकर वो सोचता है कि शायद उसे विश्वास नहीं हुआ होगा, इसलिए ये सोचकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है क्या। किंसु कहता है मुझे विश्वास तो पूरा है, लेकिन मुझे आपसे डर नहीं लग रहा है। ये बोलकर वो सोचता है कि ये दोनों पियरलेस डीमन एंसेस्टर अभी तक का सबसे पावरफुल अपोनेंट है जिसे कि मैं फेस कर रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि गेट कीपर इनका अपोनेंट है या फिर नहीं है। वहीं पर किंसु का ये बात सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। अचानक हमले को उम्मीद किंसु का बिल्कुल भी नहीं होता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और उसके मुंह से खून निकल जाती है। खून की उल्टी करते देखकर बकरा एंसेस्टर हैरान होते हुए कहता है क्या सिर्फ इतने ही चोटों से पहुंचा, उसका डिफेंस तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी वहां पर गेट कीपर आकर उन लोगों को रुकने के लिए कहता है। उसे देखकर उल्लू डीमन एंसेस्टर कहता है ओ तो तुम ही गेट कीपर इस जनरेशन के जूनियर हो, तुम मुझे रोकना चाहते हो बट ये काफी नहीं है। गेट कीपर कहता है कि अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 18 सन ऑफ गॉड का फादर किन फातियन है और वो एंसेस्टर यांग मिंग का डिसाइपल भी है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं अब जबकि वो यांग मिंग का अप्रेंटिस है तो इस मैटर को यहाँ पर ऐसे सेटल करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर 18 सन ऑफ गॉड मेरा प्रेशर में 3 स्टेप चल लेगा तो हम लोग इस मैटर को दोबारा से डिस्कस करने के बारे में कुछ सोचेंगे। ये सुनकर गेट कीपर कहते हैं कि आप लोग जरूर मजाक कर रहे होंगे ना, आप लोग तो एक बार युवा का ग्रेट एम्परर को मॉन्स्टर क्लान के बिहाफ में फॉलो किए थे, यहाँ तक कि मैं भी आपके प्रेशर में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तो किंसु के बारे में तो बात ही मत कीजिए। ये सुनकर किंसु सोचता है क्या ग्रेट एम्परर को फॉलो किए थे, उनका कनेक्शन तो काफी ज्यादा ग्रेट लग रहा है। वहीं पर गेट कीपर का वो बात सुनकर वो लोग कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, ग्रेट सिल्वर माउंटेन के डीमन को उस कुकुन वाले पर्सन को डिवोर करने पर ब्लेम मत करना। ये सुनकर किंसु चिल्लाते हुए कहता नहीं मैं अलाउ नहीं करता हूँ। डीमन एंसेस्टर कहते हैं कि तुम्हें अलाउ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 18 सन ऑफ गॉड तुम तो हमारे सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। ऐसा सिचुएशन देखकर गेट कीपर 18 सन ऑफ गॉड से पूछता है क्या वो लड़की तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किंसु हाँ में जवाब देते हुए कहता है हाँ वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट कीपर आगे पूछता है कितना इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना जान भी जोखिम में डालने के लिए तैयार हो। इसका जवाब भी वो हाँ में देता है। इतना सुनकर गेट कीपर उनसे कहता है कि क्या आप लोग मुझे कुछ इज्जत देकर इस मामले को यहाँ पर शांत नहीं कर सकते हैं क्या। डीमन एंसेस्टर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, हम तुम्हें इज्जत
इज्जत क्यों दे। ये सुनकर गेट कीपर आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं 18 सन ऑफ गॉड का प्रोटेक्टर आपको चेतावनी देता हूँ कि अगर आप लोग 18 सन ऑफ गॉड के एक शेयर को भी टच करते हैं तो मैं उसका 10 गुना वापस लौटाऊंगा। ऐसा एक्शन को उम्मीद किंसु को बिल्कुल भी नहीं होता है। वहीं पर इसको उम्मीद डीमन एंसेस्टर को भी नहीं होती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहने लगा होता है कि मुझे धमकाकर तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है, पास्ट में कोई भी मुझसे ऐसा बर्ताव नहीं किया है। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है। सिर्फ उसका ऑरा से वहाँ का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया होता है कि वहाँ पर मौजूद बाकी के लोगों का हलवा बनने लगा होता है। उन्हें तकलीफ में देखकर गेट कीपर पहले उन लोगों को उसके प्रेशर जोन से बाहर निकाल देता है। वहीं पर डीमन एंसेस्टर उससे कहता है कि तुम्हें खुशकिस्मत होना चाहिए क्योंकि तुम्हें मारने के लिए मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे गेट कीपर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो उसके अटैक को काफ़ी आराम से ब्लॉक कर देता है। ये देखकर उल्लू एंसेस्टर उससे कहते हैं कि रजिस्टर करना बंद करो क्योंकि अब तुम मुझे एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहे हो, अब तुम्हारे पास रिट्रीट करने का भी कोई भी चारा नहीं होगा। ये बोलकर वो अपने सीट पर से उठ जाता है और अपना साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है। ये देखकर 12th कहते हैं कि उन डीमन एंसेस्टर के पास तो सच में काफ़ी ज़्यादा ग्रेट बैकग्राउंड है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहे हैं। 8th डॉटर ऑफ गॉड कहते हैं कि वो मोमेंटम तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, क्या गेट कीपर उसे सर्वाइव कर पाएंगे। वहीं पर उल्लू एंसेस्टर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर गेट कीपर सभी शब्दों पर जोर देते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं 10 गुना वापस लौटाऊंगा। ये बोलकर वो उसके पेट में जोरदार हमला कर देता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर फेंका जाता है और वो पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। सिचुएशन को बिल्कुल 180 डिग्री पलट से देखकर वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर इससे उल्लू डीमन एंसेस्टर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। गेट कीपर उससे कहते हैं कि अपने कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट मत कीजिए। ये बोलकर वो दोनों फिर से एक दूसरे पर हमला करते हैं जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयानक एनर्जी की एक्सप्लोजन हो जाती है। वहाँ का ऐसा हालात देखकर उन सभी लोगों के मुंह से एक चूब भी नहीं निकल रही होती है और 2 बार मार खाने के बाद उल्लू एंसेस्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से आग बबूला होने लगा होता है। ये देखकर बकरा एंसेस्टर कहते हैं कि 10,000 साल बीत गया है, हालांकि इस दुनिया में कोई भी ग्रेट एम्परर का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन ग्रेट एम्परर के बाद भी और भी काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग लोग आते जा रहे हैं और युवा का बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। ये देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है। ये बोलकर अब वो अपना ऑरा यूज करने लगता है और वो ऑरा फील करके गेट के ऊपर एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं पर वो अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हालांकि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन गए हो, लेकिन फिर भी युवा के एंसेस्टर को ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है जिससे उसका हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और गेट कीपर सोचता है लगता है कि मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया है। वहीं पर ये देखकर किंसु सबसे ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जब ग्रेट एम्परर किंसु का टैलेंट लिस्ट से वापस भेजे थे तब वो भी वैसे ही पावर का यूज किया था। ये जानकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ डर जाता है क्योंकि अगर वो वैसा पावर का यूज कर सकता है तो वो जरूर कोई ऑर्डिनरी डीमन एंसेस्टर नहीं होगा और गेट कीपर का जान खतरे में आ गया है। वहीं पर वो गेट कीपर पर दोबारा से हमला कर देता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर फेंका जाता है। उसे दूर फेंकाता देखकर किंसु जल्दी से उसके पास जाकर उसे उसका हालचाल पूछने लगता है। गेट कीपर कहता है कि मैं उन दोनों को एक साथ नहीं हरा पाऊंगा। वहीं पर वो बकरा एंसेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होकर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है वहाँ का धरती टूट रही होती है। वहाँ का सिचुएशन वैसा देखकर किंसु जल्दी से उन्हें रुकने के लिए बोलकर कहता है कि अगर मैं आपके प्रेशर में 3 स्टेप को ले लूँगा तो आपको रुकना पड़ेगा, क्या ये ऑफर अभी भी एप्लीकेबल है। ये सुनकर गेट कीपर उसे ऐसा करने के लिए मना करते हुए कहते हैं कि मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। किंसु कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से भाग गया तो बाई उनके दोबारा खा ली जाएगी, मुझे बस ट्राई करने दीजिए। ये देखकर उल्लू एंसेस्टर उससे कहते हैं कि दोबारा सोच लो, ऐसा करने पर तुम मारे भी जा सकते हो। बकरा एंसेस्टर उससे कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड जो पर्सन कुकुन में बदला है वो बहुत ही बड़ा डिजास्टर का कारण बनेगी, इसलिए तुम चुपचाप रिट्रीट कर लो और हमें उसे डिवोर करने दो। यांगमिंग का अप्रेंटिस होने के कारण ऐसा प्रिटेंड करो जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं हो। अगर तुम ऐसा प्रिटेंड करते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। किंसु आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि आप ज़्यादा मत बोलिए, बस स्टार्ट कर दीजिए। उल्लू एंसेस्टर हंसते हुए उसे मॉक करते हुए कहता है कि अरे इग्नोरेंट जूनियर, तुम चाहे जितने स्पेशल क्यों ना हो, लेकिन मेरे सामने तुम भी हजारों चीटियों में से सिर्फ एक ही हो। अभी किंसु अपना सन गॉड बॉडी और फॉरबिडन सुप्रीम बोन को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर उल्लू एंसेस्टर अपना प्रेशर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे प्रेशर में 3 स्टेप आगे ले लेते हो तो ये मैटर यहीं पर खत्म हो जाएगा। किंसु उसको प्रेशर में एंटर करते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि सीनियर अपने बात से मुकरेंगे नहीं। ये बोलकर वो अपना काफ़ी ज़्यादा ताकत का यूज करके उसके प्रेशर में एंटर कर जाता है और जैसे वो उसका प्रेशर में एंटर करता है वहाँ का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो अपने घुटने के बल गिर जाता है। ये देखकर उसका सभी दोस्त और साथी उसका काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। वहीं पर उल्लू एंसेस्टर उससे कहते हैं कि अगर तुम एक और स्टेप लेने की हिम्मत करोगे तो तुम्हारा बॉडी और माइंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन किंसु उसके बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए जारी रखने के लिए कहता है। ये देखकर गेट कीपर उसका हेल्प करने जाता है, लेकिन किंसु उसे ऐसा करने से मना करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपना दूसरा स्टेप ले लेता है। वो स्टेप लेने के बाद उसका प्रेशर और
ज़्यादा बढ़ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसका पूरा का पूरा ताकत ही खत्म हो गया हो, लेकिन वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से खड़ा रहने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर उल्लू उससे कहता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो अपना तीसरा स्टेप ले लो। किंसु अपना पूरा ताकत का यूज करके तीसरे स्टेप को ले लेता है और वो जैसे अपना तीसरा स्टेप लेता है वो पूरी तरह से नीचे गिर जाता है और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होने के कारण उसका वहीं पर चटनी बनने लगा होता है और वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक किंसु में से ग्रेट एम्परर का ऑरा निकलने लगता है। ये देखकर वो उल्लू जल्दी से पीछे हटता है और किंसु पर से उसका प्रेशर पूरी तरह से हट जाता है। ये देखकर उल्लू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। और बकरा वो ऑरा को फील करते हुए कहता है कि अगर मैं और तुम गलत नहीं है तो 18 सन ऑफ गॉड से युवा सेट का ग्रेट एम्परर का ऑरा रिलीज हो रहा है। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी अचानक उसे उस वक्त का याद आता है जब टैलेंट लिस्ट में ग्रेट एम्परर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा था। तभी गेट कीपर उन्हें बताता है कि 18 सन ऑफ गॉड ने टैलेंट लिस्ट में नंबर 1 प्लेस को हासिल किया था। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या नंबर 1 प्लेस? इसका मतलब ये हुआ कि 18 सन ऑफ गॉड ने युवा के एम्परर को हरा दिया जब वो यंग थे। दूसरा कहता नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ग्रेट एम्परर अपने जनरेशन में इनविंसिबल है, 18 सन ऑफ गॉड को ये करना इम्पॉसिबल है। बकरा कहते हैं कि उस वक्त हम लोग ग्रेट एम्परर को फॉलो किए थे और उनके ऑरा से हम लोग बिल्कुल भी अनजान नहीं है, हम गलती कर ही नहीं सकते हैं। शायद किंसु को अपने ऑरा देने के पीछे ग्रेट एम्परर का कुछ इरादा होगा। तभी किंसु उनसे कहता जबकि मैं 3 स्टेप ले लिया हूँ तो अब आप लोगों को रिट्रीट करने का वक्त आ गया है। ये सुनकर बकरा कहता जबकि 18 सन ऑफ गॉड जीत गया है तो ये मैटर अभी के लिए यहीं पर खत्म होता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें वार्न कर देता हूँ कि जो पर्सन कुकुन में बदला है वो बहुत ही बड़ा डिजास्टर का कारण बनेगी। हम अपनी माउंटेन के डीमंस को तो सप्रेस कर देंगे लेकिन दुनिया में काफी सारे डीमंस है, आखिर तुम कितनों से फाइट करोगे? ये सुनकर किंसु थोड़ा सा हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर कौन सा डिजास्टर के बारे में बातें कर रहे हैं। वो लोग वहां से जाते हुए कहते हैं कि अगर तुम उसे प्रोटेक्ट करने की जिद कर रहे हो तो तुम्हारे इस फैसले से पूरा यूएस सेट को परिणाम का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें इसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। ये बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद में दिखाते हैं कि वो दोनों डीमन एंसेस्टर वहां से चले जाते हैं और तभी किंसु गेट कीपर से ब्रोंज पैलेस पर क्या चल रहा है उसके बारे में पूछ लेता है। ये पूछकर वो सोचते हैं कि मुझे जल्दी से ब्रोंज पैलेस में जाकर साइन इन करना पड़ेगा, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। गेट कीपर बताता है कि वहाँ का बैटल काफी ज्यादा फियर्स था, ऑलमोस्ट ईस्टर्न वाइल्डरनेस का सभी सेक्टर लेवल का फिगर उस बैटल में पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ तक कि दूसरे रीजन के भी पियरलेस एक्सपर्ट भी उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। सीधे शब्दों में बोलूँ तो वहाँ का हालत अभी काफी ज्यादा खराब है, हमारे युवा सेट के एंसेस्टर भी वहाँ पर गए हैं। किंसु पूछता है कि क्या अभी तक कोई भी उस ब्रोंज पैलेस में एंटर नहीं कर पाया है क्या? ये पूछकर वो सोचते हैं कि सक्सेसफुली साइन इन करने के लिए मुझे उसके अंदर एंटर करना पड़ेगा। गेट कीपर बताता है कि अभी तो कोई भी उसमें एंटर नहीं कर पाया है, लेकिन एंसेस्टर यांग मिंग अपना सुप्रीम फिजिकल बॉडी का यूज करके गेट को थोड़ा सा खोल दिए हैं। लेकिन एंशिएंट ब्रोंज पैलेस दुनिया का सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है, इसलिए कोई भी इतनी आसानी से उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन सभी पैट्रियट अपने झगड़े को एक साइड करके एक साथ काम करने के बारे में बातें कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जल्द ही एंशिएंट ब्रोंज पैलेस का दरवाजा खोल दिया जाएगा और उसमें एंटर करना आसान हो जाएगा। इसके बाद अगले सीन में सन फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं जहां पर वो लोग अपने अपने घर लौट गए होते हैं और किंसु डायरेक्टली बाई झो के पास जाता है। उससे देखकर मिंगयू बताते कि अभी तो कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है। ये देखकर किंसु को डीमन एंसेस्टर की बात याद आ जाती है जो बोले थे कि जो पर्सन कुकुन में बदला है वो कैटास्ट्रोफ का कारण बनेगा। तभी वहां पर 17 सन ऑफ गॉड आ जाता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी होता है। उससे देखकर किंसु एक पल के लिए काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछते कि तुम्हें चोट किसने पहुंचाया? 17 कह रहा होता है कि मेरे पास एक बहुत ही जरूरी न्यूज है, लेकिन वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा होता है। ये देखकर किंसु जल्दी से उसे हील करने लगता है। वहीं पर उसका ऐसा हालत देखकर 12 कह रहा होता है कि 17 इतना ज्यादा कमजोर तो है नहीं, आखिर कौन इसे इतना ज्यादा जख्मी कर सकता है कि ये लगभग अधमरा हो गया है। किंसु भी पूछते कि तुम तो प्रिंस लिन को फॉलो कर रहे थे ना, लेकिन तुम इतना ज्यादा जख्मी कैसे हो गए? 17 कहते हैं कि प्रिंस लिन को फॉलो करते करते मुझे एक बहुत ही बड़ा न्यूज मिला है। किंसु जोर देते हुए कहता है पहले ये बताओ कि तुम पर हमला किसने किया है? 17 बताता है तियानदो एकेडमी वाले। ये सुनकर 12 काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए पूछता है क्या तुम सच में उन लोगों से मिले हो? ये पूछकर 12 बताना शुरू करता है कि तियानदो एकेडमी युवा सेक्ट का बहुत ही बड़ा राइवल है और वो लोग माउंटेन में रहते हैं और पूरा वर्ल्ड से गायब हो जाते हैं और किसी किसी सर्टेन पीरियड में ही वो लोग बाहर आते हैं। किंसु पूछता है कौन ज़्यादा ताकतवर है? 12 कहता है ऑफकोर्स हमारे युवा सेक्टर ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि हमने ग्रेट एम्परर को प्रोड्यूस किया है और तियानदो एकेडमी वाले सिर्फ क्वासी एम्परर को ही प्रोड्यूस कर पाए हैं।
ये सुनकर किंसु उससे पूरा सिचुएशन पूछता है। 17 बताना स्टार्ट करता है कि काफ़ी दिनों से मैं प्रिंस लिन को फॉलो कर रहा था और प्रिंस लिन सिवान माउंटेन में एंटर कर गया था। उसके बाद वो एक वैली के पास गया था जहाँ पर एक कैनियन था जो कि काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट जगह में था। कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला कि वो तियांदु एकेडमी के अंडर में आता है। इतना बोलकर वो किंसु को आगे बताता है कि उस कैनियन से मुझे ड्रैगन पावर का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फील हो रहा था। ये सुनकर किंसु शॉक्ड होते हुए कहता है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि वो पावर काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। 17 कहता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता हूँ और मेरे हिसाब से प्रिंस लिन ड्रैगन एलिफेंट डीमन यानी कि एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट के एंसेस्टर के कब्र के पास गया होगा। एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट किंगडम का फाउंडर ग्रेट ड्रैगन एलिफेंट वाला डीमन था। उस वक्त वो युवा का ग्रेट एम्परर को हराने में फेल हो गया था और मारा गया था। उसका लाश काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर से भरा हुआ था जो कि किसी का भी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन पिछले 10,000 सालों से किसी को भी नहीं पता कि उसका लाश कहाँ पर है। लेकिन शायद प्रिंस लिन को वो जगह के बारे में पता होगा और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता करने के बाद हम लोग वहाँ पर जा पाएंगे। और इससे पहले कि मैं कुछ और पता कर पाता कि तभी वहाँ पर तियांदु एकेडमी वाला आकर मुझे पीट दिए थे। ये सुनकर किंसु तियांदु एकेडमी को एक विजिट देने के लिए कहता है और मिंग्यू को भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो लोग जाने ही वाले होते हैं कि तभी गाँव का भाई भी उनके साथ जाने के लिए कहता है। किंसु कारण पूछता है। वो कहता है कि आपके पास ग्रेट लक है, जो लोग आपको फॉलो करते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। दोनों 9th प्रिंसेस और युआन होंग यानी कि 12th सन ऑफ गॉड को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। मैं भी जल्दी से ग्रो होकर आपके साइड बाई साइड फाइट करना चाहता हूँ। किंसु कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये बोलकर वो सभी लोग 12th पर बैठकर जाने लगते हैं और किंसु पूछते हैं कि तियांदु एकेडमी और युवा सेक्ट दोनों जानी दुश्मन रहे हैं, लेकिन इस ग्रजेस का शुरुआत कहाँ से हुआ है। 17 बताना स्टार्ट करता है कि लेजेंड ये कहते हैं कि युवा के एम्परर और तियांदु की हेड मिस्ट्रेस दोनों के पास ग्रेट एम्परर बनने का पोटेंशियल था। उसके बाद उन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो गया था और वो दोनों ही ये प्रोमिस किए थे कि वो दोनों ही एक साथ ग्रेट एम्परर बनेंगे। लेकिन फाइनल स्टेप के टाइम में युवा के एम्परर पास हो गए और तियांदु की हेड मिस्ट्रेस फेल हो गई और वो सिर्फ क्वासी एम्परर ही बनकर रह गई थी। और उसके बाद युवा का ग्रेट एम्परर अचानक ही गायब हो गया था। हेड मिस्ट्रेस उससे मिलने कई बार आई लेकिन वो कभी अपीयर हुआ ही नहीं। उसके बाद तियांदु एकेडमी ने युवा एम्परर को उनके एकेडमी को थ्रोन चुराने के इल्जाम लगा दिया और ग्रेट एम्परर को नमक हराम घोषित कर दिया था। इसलिए दोनों फैक्शन हमेशा ओट्स में रहे हैं। ये सब सुनकर किंसु कहते कि एम्परर तो सिर्फ अपना अपीयरेंस का ही यूज करके उस थ्रोन को ले सकते थे और वैसे भी क्या वो थ्रोन चुराना इतना आसान होगा। इतना बोलकर वो आगे कहता मुझे लग रहा है कि वो लोग ग्रेट एम्परर के फेलियर को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, इसलिए पगला गए होंगे। 17 भी हाँ में जवाब देते हुए कहता है मुझे भी ऐसे लग रहा है। और हाँ एक बात और, उनका ताकत को कम समझा नहीं जाना चाहिए। हालांकि उनका ओवरऑल ताकत हमसे कम है, लेकिन अगर इंडिविजुअल कॉम्बैट की बात करें तो हम लोग बहुत ही बार हार चुके हैं। क्योंकि जितना बार भी माउंटेन का गेट खुलता है और वो लोग बाहर आते हैं वो लोग हमेशा मॉन्स्टर को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि वो लोग बहुत ही ताकतवर कल्टिवेटर को प्रोड्यूस करते हैं और वो लोग पूरा ईस्टर्न वाइल्डनेस का ध्यान अपने तरफ खींच लेते हैं। इसके बाद अगले सीन में हेवनली लैंड को दिखाते हैं जहाँ पर 6 सन ऑफ गॉड होता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग भी तियांदु एकेडमी के ही बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो लोग अपने गेट को ओपन कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि वो लोग हम युवा वाले को कुचल देंगे। दूसरा बंदा कहता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, हमारे जनरेशन के सभी सन ऑफ गॉड भी काफ़ी ज़्यादा जीनियस है। वहीं पर ये सब देखकर मियर 6 सन ऑफ गॉड से पूछती है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वो कहता है कि युवा का लाइमलाइट और यहाँ तक कि ईस्टर्न वाइल्डरनेस के यंगर जनरेशन का भी लाइमलाइट 18 सन ऑफ गॉड छीन लिया है। यहाँ तक कि सन्स ऑफ एम्परर भी 18 सन ऑफ गॉड जितना फेमस नहीं है। मियर पूछते तो इसका मतलब आप उसे ओवरशैडो करने के बारे में सोच रहे हैं। वो कहता है ऑफ कोर्स ये तो नेचुरल है, नहीं तो मैं तुम्हारे प्यार का वर्दी कैसे होऊंगा। ये बोलकर वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है कि मैंने पहले ही बोला है कि मैं एक दिन 18 सन ऑफ गॉड को अपने सामने नील डाउन करवाऊंगा तो करवाऊंगा। मियर पूछती है तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं। 6 सन ऑफ गॉड कहते हैं कि जब भी तियांदु एकेडमी वाले पब्लिक में आते हैं वो लोग मॉन्स्टर को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर कल्टिवेटर को प्रोड्यूस करते हैं और अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो मैं पूरे ईस्टर्न वाइल्डनेस में फेमस हो जाऊंगा। मियर कहते कि आप जो भी करेंगे उसमें मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगी। 6 काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मैंने अपना एंशिएंट मॉर्टल बॉडी और ह्यूमनएड वेपन को मास्टर कर लिया है और काफ़ी सारा दूसरा मार्शल स्किल को भी सीख लिया है और तुम्हारे द्वारा दिया गया सुप्रीम फिजिकल स्किल को भी मैं सीख लिया हूँ। अब मुझ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। दूसरे सीन में फिर से किंसु लोगों को दिखाते हैं जो लोग तियांदु एकेडमी वाले माउंटेन की तरफ पहुँच गए होते हैं और पहुँचकर वहाँ पर लैंड कर जाते हैं। लैंड करके 17 बताता है कि इस जगह पर मैं पिट गया था। तभी वहाँ पर तियांदु एकेडमी के 2 लोग आ जाते हैं। उनका पहनावा देखकर 17 बताते हैं कि जरूर ये लोग उसी एकेडमी के होंगे। तियांदु एकेडमी के डिसाइपल कहते हैं कि हमारे तियांदु एकेडमी माउंटेन में रीओपन हो गया है और ये जगह ब्लॉक कर दिया गया है। बिना इन्विटेशन का किसी का भी आगे जाना अलाउ नहीं है। किंसु 17 से पूछते हैं कि जो तुम्हें पीटा था उसका नाम क्या है। 17 बताते हैं कि उसका नाम मिंग चुआन है और मैंने सुना है कि वो अपने जनरेशन का तीसरा सबसे ताकतवर है। ये सुनकर किंसु उन लोगों से मिंग चुआन को बुलाने के लिए कहता है। उसका नाम सुनकर वो लोग भड़क जाते हैं और उस पर चिल्लाते हुए कहने लगे होते हैं कि सीनियर ब्रदर
ब्रदर को उसके नाम से बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया, और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तुम्हें पीट कर ब्रदर मेंग के पास माफ़ी मंगवाने के लिए लेकर जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो दोनों हमला करने जाते हैं, लेकिन किंसो अपना स्वॉर्ड निकालता है और काउंटर करते हुए एक ही सेकंड में एक पर्सन के गर्दन पर अपना स्वॉर्ड रख देता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और उसका जान बख्श देने के लिए कहने लगता है। किंसो उससे कहते हैं कि जल्दी से मेंगचुआन को बुला कर लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से वो दोनों उसे बुलाने के लिए चले जाते हैं। इसके कुछ देर के बाद मेंगचुआन आकर चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर चिल्लाने की आखिर किसका इतना हिम्मत हो गया है। मेंगचुआन को देखकर किंसो सभी लोगों को पीटने के लिए कहता है। ये सुनकर सभी लोग मिलकर मेंगचुआन को लात जूता मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये सुनकर मेंगचुआन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर उसे पीटा क्यों जा रहा है, और वो कहता है कि मार्शल आर्टिस्ट होकर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। किंसो लोग उसे पीटते हुए कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स के बारे में अभी बात मत करो। ये बोलकर वो लोग उसे पीटकर वहां से जाने लगते हैं। ये देखकर जल्दी से उसके लोग आकर उसे उठाते हैं। मेंगचुआन अपने सूझे हुए मुंह से धमका रहा होता है कि अगर मैंने भी बदला नहीं लिया ना तो मैं भी मेंगचुआन नहीं, और जल्दी से अपने आप की इंजरी हील करने के लिए लेकर जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर वो लोग उसे वहां से लेकर जाने लगते हैं और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि प्रिंस लिन अपने एंसेस्टर का बात मानते हुए उस जगह पर चला गया होता है जहां पर उसका एंसेस्टर का बॉडी रखा गया होता है। उस जगह पर पहुंचकर लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा होता है जिससे वो खोलने तो जाता है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि खुल क्यों नहीं रहा है। उसका एंसेस्टर बताता है कि मुझे डर था कि किसी और को मेरा बॉडी ना मिल जाए, इसलिए मैं इस दरवाजे पर एक डिफेंसिव फॉर्मेशन लगा दिया था। ऑर्डिनरी लोग इसे खोल नहीं सकते हैं, लेकिन मैं एक मंत्र बोलता हूँ, तुम्हें बस उसे दोहराना है तो ये दरवाजा अपने आप ही खुल जाएगा। इसके बाद अगले सीन में थियांदो एकेडमी को दिखाते हैं जहाँ पर उनके दो चीफ डिसाइपल को दिखाते हैं। मेल चीफ डिसाइपल का नाम गु थियांसु होता है और फीमेल चीफ डिसाइपल का नाम फेंग रोशु होता है। जहाँ पर गु थियांसु उससे कहते हैं कि फाइनली थियांदो एकेडमी रीओपन हो रहा है और अब हम लोग पूरा दुनिया के ब्यूटी को एक साथ एंजॉय कर पाएंगे। फेंग कहती है कि उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि अब हम दुनिया के सभी जीनियसेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे और उनका पावर को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। गु थियांसु काफी ज्यादा प्राउड के साथ बोल रहा होता है कि जब भी थियांदो एकेडमी रीओपन होता है हम मॉन्स्टर को प्रोड्यूस करते हैं। अब तो मुझे शक है कि पूरे ईस्टर्न वाइल्डरनेस में हम ही सबसे ताकतवर होंगे, या फिर मैं ये बोलूँ कि पूरे कॉन्टिनेंट में ही हम ही लोग सबसे ताकतवर होंगे। और तुम्हें भी पता चल ही गया होगा कि एक गधा सन ऑफ गॉड मेंगचुआन के द्वारा बहुत ही बुरी तरह से पिट गया था। फैंग कहती है हाँ आप सही बोल रहे हैं, हम लोग हजारों सालों से गेट के अंदर में थे और अब हमारे स्ट्रेंथ तो थियांदो एकेडमी का फर्स्ट जनरेशन के जीनियसेस को भी सरपास कर गया होगा। इस बर्थ के बाद मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों अपने जनरेशन की इनविंसिबल बन जाएंगे। तभी गु थियांसु उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वो थोड़ी सी शर्मा जाती है। वहीं पर वो आगे कहते हैं कि जब सूलिंग पैलेस अपीयर होगा तब हम होली स्पिरिट को ऑब्टेन करके सभी रेसेस के जीनियसेस को हरा देंगे और उसके बाद हम दोनों कपल बन जाएंगे। ये कैसा रहेगा? ये सुनकर वो शर्माते हुए कुछ कह ही नहीं पाती है। तभी गु थियांसु उससे कहते हैं कि हम दोनों थियांदो एकेडमी के इस जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीफ डिसाइपल है और हम लोग परफेक्ट मैच है, हमारा मैच मेड इन हेवन है। तुमको इसको लेकर ज्यादा साई होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मुंह से ये प्रॉमिस सुनना चाहता हूँ। ये सब सुनकर फैंग उसके लिए प्रॉमिस कर देती है। ये सुनकर गु थियांसु उसका हाथ जेंटली पकड़ते हुए कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं गु थियांसु युवा के एम्परर का जैसा हार्टलेस नहीं होऊंगा, मैं आखिरी सांस तक आपसे लॉयल रहूंगा। वो कहती है कि मैं आप पर विश्वास करती हूँ और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि आप अपने डेस्टिनी को फॉलो करके ग्रेट एम्परर के पाथ पर जाएंगे। आप ही सबसे क्वालिफाई और ताकतवर पर्सन को मैं देखी हूँ, आप जरूर ग्रेट एम्परर बनेंगे। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर मेंगचुआन चिल्लाते हुए आ जाता है। उसे देखकर गु थियांसु पूछता है क्या हो गया है। मेंगचुआन बताता है कि मैं पिट गया। ये सुनकर वो पूछता है किसने तुम्हें पीट दिया। मेंगचुआन नाटक करते हुए कहने लगा होता है कि आप छोड़ दीजिए, मैं खुद ही हील करने के बाद जाकर बदला ले लूंगा। गु थियांसु जबरदस्ती करने लगता है, इसलिए वो बता देते हैं कि युवा वालों ने मुझे पीट दिया। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या युवा सत्र ने? इस जनरेशन के सभी सन ऑफ गॉड तो वीकलिंग है ना, तुम ही तो एक सन ऑफ गॉड को पीट कर आए थे ना, लेकिन अब तुम इतना ज्यादा कैसे पिट गए हो? मेंगचुआन कहता है कि मैंने उन सभी लोगों को एक साथ आने के लिए बोला था, लेकिन कौन जानता था कि वो सभी लोग सच में एक साथ आकर मुझे पीट देंगे। ये सुनकर उन लोगों को मुंह ही बंद हो जाता है और तभी मेंगचुआन वहां से जाते हुए कहते हैं कि वो लोग मार्शल आर्ट्स एथिक के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, अपना चोट को ठीक करने के बाद मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी गु थियांसु उससे रोकते हुए कहते हैं कि थियांदो एकेडमी का गेट अभी अभी रीओपन ही हुआ है और तुम्हारा द्वारा किया जाने वाले एक एक मूव लोगों की नजरों में हमारे ओपिनियन को बदल सकता है, इसलिए मैं खुद ही एक्शन लूंगा और उन युवा के सेमलेस लोगों को सबक सिखा दूंगा। लेकिन फैंग उससे रोकते हुए कहते हैं कि सूलिंग पैलेस अपीयर होने ही वाला है, आपके लिए ये टाइम काफी ज्यादा क्रिटिकल है, इसलिए इस सिचुएशन को लाइटली मत लीजिए। अगर आप सूलिंग पैलेस के अपीयर होने के चांस को मिस कर देंगे तो जिंदगी पर अफसोस करते रह जाएंगे। गु थियांसु कहता है कि मैं समझता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगा तो युवा वाले हमें कमजोर समझते रहेंगे। तभी फैंग खुद ही जाने के लिए कहती है। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हारे जाने से मैं रिलीव हूँ, लेकिन क्या होगा अगर तुम भी उसे मिस कर दिए तो? वो कहती है कि पूरे दुनिया से सिर्फ एक ही पर्सन ग्रेट एम्परर बन सकता है, मैं अपने पास्ट के एम्परर के रास्ते को फॉलो करके आपको ये चांस दे रही हूँ। मैं बस आशा करती हूँ कि हम लोग युवा के एम्परर वाले ट्रेजेडी को ना दोहरा दे। ये सुनकर वो फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत
मत कीजिए, मैं युवा के एम्परर जैसा हार्टलेस नहीं होऊंगा। ये बोलने के बाद फेंग मेंगचुआन के साथ बदला लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में टेंपल ऑफ इमॉर्टेलिटी को दिखाते हैं, जहाँ पर दोनों डीमन एंसेस्टर बैठे होते हैं और सभा में काफी सारे लोग जमा होते हैं। वहां पर सभी लोगों को मौजूद देखकर दोनों डीमन एंसेस्टर कहना शुरू करते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली तियांदो एकेडमी द्वारा से रीअपियर हो गया है। वो लोग पिछली बार हमारे युवा के एम्परर को इंसल्ट किया था और उनके रेपुटेशन को भी बर्बाद करने का कोशिश किया था, जो कि एक अनफॉरगिवेबल क्राइम है। और हम एम्परर के फॉलोवर होने के कारण हम युवा एम्परर के डिग्निटी को सेफगार्ड करना हमारा काम है। एम्परर को कोई भी ऑफेंड नहीं कर सकता है, इसलिए मेरा ऑर्डर पास करो। इस जनरेशन के युवा सेक्ट के जीनियस तियांदो एकेडमी वाले को सप्रेस करेंगे और जो भी तियांदो एकेडमी के लीडर को हरा देगा उससे हम गॉड किंग लेवल के पिल रिवॉर्ड के तौर पर देंगे। ये ऑर्डर इशू करने के बाद बाहर में युवा सेक्ट का बेल बजना स्टार्ट हो जाता है। उस बेल का आवाज सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि सेक्ट कोई अनाउंसमेंट करने वाला है और तियांदो एकेडमी को सप्रेस करके उनके लीडर को हराने वाला न्यूज अनाउंस कर दिया जाता है। और रिवॉर्ड के बारे में सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे हासिल करने का सपना देखने लगते हैं। लेकिन तभी एक बंदा सभी लोगों को रियलिटी में लाते हुए कहता है कि रिवॉर्ड चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम तियांदो एकेडमी के जीनियस को हरा पाओगे? मैं तो सिर्फ सन ऑफ गॉड पर ही भरोसा कर सकता हूँ। इसके बाद एक फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं, जहाँ पर से बहुत ही ज्यादा मात्रा में लाइट निकलना स्टार्ट हो गया होता है। अचानक वो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि वो क्या हो रहा है। और तभी वहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी का बारिश होने लगा होता है। ये देखकर वो सभी लोग समझ जाते हैं कि सेकंड सन ऑफ गॉड सर्कुलेशन से बाहर आ गया है। स्पिरिचुअल रेन फॉलिंग फ्रॉम हेवन सेकंड सन ऑफ गॉड का एक यूनिक एबिलिटी होता है। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब सेकंड सन ऑफ गॉड का जन्म हुआ था तब 3 दिन और 3 रात तक स्पिरिचुअल रेन हुआ था और उस स्पिरिचुअल रेन से लोगों को कल्टीवेशन ग्रोथ में काफी ज्यादा फायदा होता है। तभी उसके फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं, जहां पर से एक यूनिक तरह का रेनबो का विजन अपीयर हो गया होता है। और वो कोई भी आम रेनबो नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा कलर होता है और वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रहा होता है। उसे देखकर सभी लोग एक पल के लिए काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। और तभी सेकंड सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं, जो कि फाइनली काफी सालों के सर्कुलेशन से बाहर आ गया होता है और बाहर आकर कहते हैं कि तियांदो एकेडमी वाले तैयार रहना। इसके दूसरे सीन में टेंपल ऑफ इमॉर्टेलिटी को दिखाते हैं, जहां पर सेकंड सन ऑफ गॉड को देखकर उल्लू डिमन एंसेस्टर उससे पूछते हैं कि आप सेकंड सन ऑफ गॉड के बारे में क्या सोचते हैं। बकरा एंसेस्टर कहते हैं कि उसके पास एम्परर बनने का काफी ज्यादा चांस है, काफी कम लोगों में वैसा विजन अपीयर करवाने का एबिलिटी होता है। सेकंड सन ऑफ गॉड चाहे किसी भी एरा में क्यों ना जन्म लिया होता, उसका एम्परर बनना तो तय होता। ये सुनकर उल्लू डिमन एंसेस्टर 18 सन ऑफ गॉड के बारे में पूछता है। वो कहता है कि अगर 18 सन ऑफ गॉड के पास उसका इनिट चाउटिक होली बॉडी होता तो वो सेकंड सन ऑफ गॉड से थोड़ा सा बेटर हो सकता था। लेकिन ये काफी दुख की बात है कि हालांकि 18 सन ऑफ गॉड के पास ग्रेट ब्लेसिंग है, लेकिन फिर भी उनमें जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि सेकंड सन ऑफ गॉड तियांदो एकेडमी वाले को सप्रेस कर दें। अगले सीन में सेकंड सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं, जहां पर वो जाने के लिए तैयार होने लगा होता है। इसके बाद फोर्थ सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं, जहां पर वो ये सब देखकर कहते हैं कि मेरा प्रोग्रेस काफी धीरे धीरे हो रहा है और मेरा और 18 सन ऑफ गॉड के बीच का गैप बढ़ते ही जा रहा है। लगता है कि अब जी तोड़कर मेहनत करने का वक्त आ गया है। अगर मैं वो गॉड किंग लेवल के पिल जीत जाऊंगा तो उसका यूज करके मैं अपना कल्टीवेशन लेवल को और ज्यादा बढ़ा लूंगा और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा और जवान भी हो जाऊंगा। ये सब बोलकर वो भी तियांदो एकेडमी वाले को चैलेंज करने के लिए चला जाता है। वहीं पर ये सब देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि काफी सारे सन ऑफ गॉड चले गए हैं और मैं भी शो देखने जाना चाहता हूँ। वैसे भी वो लोग हमारे एम्परर को सिलेंडर किए थे और हमारे काफी जनरेशन के जीनियस को भी सप्रेस किया था, इसलिए अब बदला लेने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो सभी लोग शो देखने के लिए जाने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में प्रिंस लिन को दिखाते हैं, जो कि उस दरवाजे को खोल दिया होता है। उसे खुलता देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये देखकर उसका एंसेस्टर कहता है कि अब जल्दी से जाकर मेरे बॉडी का पावर को ऑब्जॉर्व कर लो, ऐसा करने पर तुम्हारा फिजिकल बॉडी का पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनकर वो बिना दरवाजा बंद किए चला जाता है और उसके पीछे पीछे किंसु लोग आ रहे होते हैं और दरवाजा खुला देखकर खुश हो जाता है और वो लोग भी उसके अंदर चले जाते हैं। वहीं पर लिन को दिखाते हैं, जो कि अंदर जाते हुए अपने आसपास के दीवार पर बने ड्राइंग को और एंशिएंट भाषा में लिखे हुए चीजों को देखकर अपने एंसेस्टर से पूछता है कि आखिर ये कौन सा जगह है, ये इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है। एंसेस्टर बताता है कि मुझे भी नहीं पता, इसके बारे में तियांदो एकेडमी के बुक में लिखा होगा। इस जगह के बारे में उस किताब में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा और हालांकि ये जगह तियांदो एकेडमी का है, लेकिन मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि वो लोग भी इस जगह के बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं इस जगह को अपने बॉडी को छुपाने के लिए चुना था। ये सुनकर लिन थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है कि आखिर तियांदो एकेडमी का ओरिजिन क्या है। हालांकि वो लोग अभी तक एक भी ग्रेट एम्परर को प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी उनके डिसाइपल ईस्टर्न वाइल्डरनेस के टॉप जीनियसेस में से एक बन जाते हैं। ये सुनकर एंसेस्टर बताना स्टार्ट करता है कि ऐसा कहा जाता है कि तियांदो एकेडमी हेवन से आए हुए किताब के कारण स्टेबलाइज किया गया था। उस किताब को एक टीचर लेकर लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन लेजेंड ये कहते हैं कि उस टीचर को कल्टीवेट करना आता ही नहीं था और एक दिन अचानक वो उस किताब से इनलाइट होने के बाद चींटी से ड्रैगन बन गया था, मतलब कि काफी ज्यादा हाई लेवल में पहुंच गया था। उसके बाद सभी लोग समझ गए कि अगर तुम उस हेवनली बुक को समझ जाओगे तो तुम भी सुप्रीम पाथ को अचीव कर लोगे। उसके आगे की कहानी को 12 सन ऑफ गॉड कंटिन्यू करते हुए कहता है कि और उसके बाद उस
उस टीचर के डिसाइपल ने इस तियांदु एकेडमी को स्टेबलाइज कर दिया था और उसके बाद वो टीचर इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर चला गया और अभी तक दोबारा अपीयर नहीं हुआ है। इतना सुनकर किंसु उससे उस हेवनली बुक के बारे में पूछता है। 12th बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि वो एक सूलिंग हॉल नाम के पैलेस में रखा गया है और जितना बार भी तियांदु एकेडमी का गेट दोबारा से रीओपन होता है सूलिंग हॉल के गेट को भी ओपन किया जाता है और एकेडमी के सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को वो हेवनली बुक पढ़ने के लिए दिया जाता है और उसका ब्लेसिंग भी उसे मिलता है। इसके बाद लिन को दिखाते हैं जो कि फाइनली अपने एंसेस्टर का बॉडी के पास पहुंच गया होता है और उसके सामने ड्रैगन एलिफेंट वाला उसके एंसेस्टर का बॉडी होता है जो कि साइज में बहुत ही बड़ा होता है। उतना बड़ा साइज देखकर लिन काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कितना बड़ा बॉडी होने के बाद तो आपके पास तो फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगा ना, लेकिन आप फिर भी युवा के एम्परर से हार कैसे गए थे। वो कहते हैं कि युवा के एम्परर का स्ट्रेंथ तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है लेकिन उसका टेरर उसका पावर में नहीं है। ये सुनकर लिन पूछता तो किसमें है। वो काफी ज्यादा इरिटेट होकर कहने लगा होता है कि उसका टेरर तो उसका सेमलेसनेस में है। ये सुनकर लिन का मुंह ही बंद हो जाता है और तभी लिन का नजर वहां पर रखा हुआ वर्डलेस स्टील प्लेट पर चली जाती है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश और काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसके चौंकने की शुरुआत में दिखाते हैं कि प्रिंस लिन अपने एंसेस्टर के बॉडी के पास पहुंच गया होता है जहां पर एक वर्डलेस स्टील प्लेट भी रखा होता है। उसे देखकर लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके एंसेस्टर उसे बताते हैं कि हालांकि ये काफी ज्यादा मैजिकल है लेकिन अभी तक कोई भी इसका यूज को समझ नहीं पाया है, सिर्फ कुछ ही एंसेस्टर इसका यूज को समझ पाए हैं और मैं काफी ज्यादा थक जाने के कारण और मेरे पास मेरा पावर ना होने के कारण मैं इसका यूज को उस वक्त स्टडी नहीं कर पाया था। वहीं पर ये सब देखकर लिन काफी ज्यादा खुश होकर कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ा मौका मुझे मिल गया है। मुझे ना सिर्फ मेरे एंसेस्टर को सुप्रीम बॉडी मिला है बल्कि मुझे ये लेजेंडरी वर्डलेस स्टील प्लेट भी मिल गया है। वो देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने आप से कहता है कि मेरा सिर्फ तुम बाहर आने तक की इंतजार करो 18 सन ऑफ गॉड, और सिर्फ 18 सन ऑफ गॉड ही नहीं बल्कि मैं ईस्टर्न वाइल्डरनेस के सभी जीनियसेस को भी हरा दूंगा। ये सब वो काफी ज्यादा एक्साइटेड और काफी ज्यादा प्राउड के साथ बोल रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर किंसु आकर कहता है कि अभी अभी मैंने तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुना। वो आवाज सुनकर लिन काफी ज्यादा चौंकते हुए पूछता कौन है वहां पर। किंसु उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं ना, वैसे भी मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया है। उसे वहां पर देखकर वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर आ कैसे गए। किंसु उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जरूर हमारे बीच में कुछ स्पेशल फेट होगा। उसे वहां पर देखकर लिन का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो उस पर चिल्लाने लगा होता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, यहाँ पर मौजूद सभी अपॉर्चुनिटी मेरा है और ड्रैगन एलिफेंट का बॉडी भी मेरे एंसेस्टर छोड़कर गए थे, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा वापस जाने ही नहीं दूंगा। किंसु उसके धमकी को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे ड्रैगन एलिफेंट वाले एंसेस्टर को मेरा युवा शक्ति एम्परर ने हराया था, इसलिए उसका बॉडी हमारा हुआ, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि मैं उसे लेने वाला हूँ। इसलिए अगर अब तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो बाद में अपने हालत के लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये सुनकर लिन का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि उसके पास उतना पावर नहीं होता है और वो अपने गुस्से को दबाते हुए अपने एंसेस्टर से हेल्प मांगता है। वहीं पर किंसु की नजर उस वर्डलेस स्टील प्लेट पर चली जाती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इस सरप्राइज के लिए वो प्रिंस लिन को काफी ज्यादा थैंक्स करने लगता है। ये सुनकर प्रिंस लिन को सदमा लगने लगा होता है लेकिन तभी उसका एंसेस्टर उससे कहता है कि पहले उससे अपर हैंड देने का नाटक करो, अगर तुम मेरे कॉर्प्स का पावर को ऑब्जर्व कर लोगे तो उतना ही पावर 18 सन ऑफ गॉड को हराने के लिए काफी होगा। ये सुनकर वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें वर्डलेस स्टील प्लेट देने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम मेरे एंसेस्टर के बॉडी को छू नहीं सकते हो, बोलो ये डील कैसा है। लेकिन किंसु उससे कहता है कि यहाँ पर मौजूद सभी चीजें मेरी होंगी। ये सुनकर लिन गुस्से से पागल होने लगा होता है और उससे कहते हैं कि ज्यादा सिमलेस मत बनो। ये बोलकर वो एंसेस्टर से पूछता है कि क्या मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ क्या। उसका एंसेस्टर कहता है कि देखकर तो लग रहा है कि 18 सन ऑफ गॉड ड्रैगन एलिफेंट वाले बॉडी से गिव अप नहीं करने वाला है। एक मौके का फायदा उठाकर तो मेरे बॉडी के अंदर में जाने की कोशिश करो, मैं अभी भी अपना बॉडी का कुछ पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ, वो करके मैं कुछ टाइम का डिले करूंगा। वहीं पर किंसु उससे कहता है कि अगर किसी को ब्लेम करना है तो अपने आप को ब्लेम करो, अगर तुम कभी मुझसे ये सब करते ही नहीं तो ये सब कभी होता ही नहीं। ये सब सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो ही रहा होता है कि तभी वहां पर किसी की आवाज सुनाई देती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लाइवली लग रहा है और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेंगचुआन चीफ डिसेबल फेंग रुशु और उसके कुछ चमचे के होते हैं। उन्हें देखकर मेंगचुआन कहता है कि फाइनली मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया है, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। और तभी उनकी नजर ड्रैगन एलिफेंट वाली बॉडी पर चली जाती है जिसके सामने वो लोग चूहे जितना छोटे लग रहे होते हैं। उससे देखकर वो सभी के सभी लोग एक पल के लिए काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं और फैंग कहती है कि इतना बड़ा ड्रैगन एलिफेंट वाला डीमन का बॉडी यहाँ पर छुपा हुआ था लेकिन हमारे तियांदु एकेडमी को इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला था। और वैसे भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हेवनली बुक का ऑरा आ रहा है इसलिए ये जगह तियांदु एकेडमी से रिलेटेड होगा। ये बोलकर वो सोचते कि कहीं इसका मतलब इसी जगह पर तो वो लेजेंडरी हेवनली बुक सबसे पहले आया तो नहीं था ना, चाहे जो भी हो जाए आउटसाइडर को यहाँ पर
आने नहीं देना चाहिए। इतना सोचकर वो सबसे कहती है कि यहाँ पर मुझे सभी चीजें तियांदो एकेडमी का है, इसलिए फालतू का कुछ मिलने की उम्मीद करने वाले लोग यहाँ से चले जाए। ये सुनकर सभी लोगों को मुंह ही बंद हो जाता है और तभी किंसु कहता है कि वो मैं हूँ जो कि हमेशा सबको लूटता हूँ, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि किसी दिन और कोई आकर मुझे लूटने की कोशिश करेगा। तुम क्या मुझसे भी सेमलेस बनना चाहती हो? ये सुनकर उसके सभी कुत्ते भौंकने लगे होते हैं। ये देखकर किंसु के लोग भी पीछे नहीं हट रहे होते हैं। तभी फेंग उनसे कहती कि अगर नहीं जा रहे हो तो ठीक है, अब तुम लोगों का कब्र यहीं पर खोदने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। वहीं पर किंसु लोग भी फाइट करने के लिए तैयार होने लगे होते हैं और मेंगो को देखकर वो लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। ये देखकर मेंगे की फटने लगी होती है और वो चिल्लाने लगा होता है कि अगर हिम्मत है तो मार्शल आर्ट्स एथिक के साथ फाइट करो, फिर बताता हूँ। ये सुनकर किंसु उससे कहता तो ठीक है, चलो आओ, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मेंग उस पर हमला करने के लिए जाने लगता है और उसके सभी साथी उसका काफी ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर किंसु उसे एक लात मारकर फेंक देता है। ये देखकर उन सभी लोगों को मुंह ही बंद हो जाता है। वहीं पर मेंग खुद से बोल रहा होता है कि आखिर वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ ये देखकर फेंग भी कहती है कि जैसा मैंने सोचा था कि इस जनरेशन के युवा को डिसेबल कमजोर नहीं लग रहे हैं। ये बोलकर वो उससे कहती है कि अपना नाम बताओ, मैं अनजान लोगों को नहीं मारती हूँ। किंसु अपना नाम बताकर अपना काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा होने लगे होते हैं और कहने लगे होते हैं कि वो तो काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहा है, तुम्हें तो हमारे तियांदो एकेडमी के चीफ डिसाइपल ही हराने के लिए काफी है। वहीं पर उतना हल्ला सुनकर किंसु के लोग भी चिल्लाने स्टार्ट कर देते हैं कि तुम लोग काफी साल से छुपे हुए थे, इसलिए तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन हमारे 18 सन ऑफ गॉड का लेजेंड पूरे ईस्टर्न वाइल्डरनेस में फैल गया है और ये तुम्हारे चीफ डिसाइपल तो हमारे 18 सन ऑफ गॉड का मेड बनने के लिए भी क्वालिफाई नहीं है। ये सुनकर वो सभी लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फेंग को उसे मारने के लिए कहने लगते हैं। वहीं पर वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है कि मेरे पास टाइम बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें काफी जल्दी मौत दे रही हूँ। लेकिन वहीं पर किंसु सिर्फ उसे एक ही झापड़ मारकर दूर कर देता है। ये देखकर सभी लोगों को मुंह बंद हो जाता है और उसकी चिंता करने लगते हैं। वहीं पर ये देखकर वो सबसे कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं बस अपना 50% पावर का यूज की थी, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे रजिस्ट कर लेगा। वहीं पर उसे मारने पर किंसु को कोई भी एम्परर का कीलक नहीं मिला होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है कि लगता है कि मुझे उसे और जोर से मारना पड़ेगा, तब जाकर मुझे कुछ मिलने का चांस होगा। वहीं पर फेंग रुशु को दिखाते हैं जो कि अपने एक पेंटिंग ब्रश निकाल ली होती है। ये देखकर उसके सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं जब किंसु नहीं बचने वाला है। तो वहीं पर वो देखकर 12 उसे बताता है कि वो तियांदो एकेडमी का अटैक करने का एक यूनिक तरह का तरीका है। वो उसके यूज करके टेक्स्ट से अटैक करेगी जो कि काफी ज्यादा ट्रिकी होता है, इसलिए डॉज करने में काफी ज्यादा मुश्किलें होती है। वहीं पर किंसु उसके अटैक को देखकर सोच रहा होता है कि वो लेटर देखने में काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है और काफी ज्यादा पावरफुल भी लग रहा है। तभी फेंग उस अक्षर से उस पर हमला कर देती है और दूसरी तरफ इससे काफी ज्यादा खुश प्रिंस लिन मौके का फायदा उठाकर एंसेस्टर का बॉडी की तरफ चला जाता है। वहीं पर वो उस पर अपने वर्ड से हमला कर दी होती है, जिससे काउंटर करते हुए किंसु पंच करने जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है और वो समझ जाता है कि वो फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल अटैक है। ये देखकर मेंग चुआन हंसते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो, वैसे भी तुम हमारे अटैक मेथड को गेस कैसे कर सकते हो। वहीं पर फेंग भी काफी ज्यादा प्राउड के साथ बोल रही होती है कि ये बैटल तो ऐसे ही खत्म हो गया, लेकिन तभी किंसु उससे कहता है कि ज्यादा खुश मत हो। ये बोलकर वो सोचते हैं कि हालांकि उसका वर्ड मैजिकल था, लेकिन वो फिर भी मेरे 3 ट्रांसफॉर्म सोल को कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। वहीं पर उसे कुछ भी ना हुआ देखकर फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वहीं पर किंसु उसे इग्नोर करते हुए वो भी लिन की तरफ ड्रैगन एलिफेंट वाले बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। उससे अपने करीब आता देखकर लिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो जल्दी से उसके मुंह में एंटर कर जाता है। उसे देखकर किंसु भी जल्दी से उसके बॉडी के मुंह में एंटर कर जाता है। वहीं पर ये देखकर फेंग भी उनके पीछे जाती है और वो भी उनके पीछे पीछे एंटर कर जाती है और जैसे वो एंटर करती है उसका मुंह बंद हो जाता है। वहीं पर अंदर में दिखाते हैं जहां पर किंसु ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है कि उसका अंदर में पूरा एक अलग ही तरह का दुनिया बन गया होता है। लेकिन तभी वहां पर फेंग आते हुए कहती है कि अब तो तुम यहाँ से बचकर भाग भी नहीं सकते हो। उसे देखकर किंसु उससे कहता है कि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है तुमसे फाइट या फिर तुमसे बहस करने के लिए, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि मेरे पास और इंपॉर्टेंट काम है। ये सुनकर फेंग गुस्सा हो जाती है और उससे कहते कि मैंने कहा ना कि यहाँ पर मुझे सभी चीजें तियांदो एकेडमी का है, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ भी लेकर जाने नहीं दूंगी। अब ये सुनकर किंसु काफी ज्यादा इरिटेट होने लगा होता है और वो कहता है कि लगता है कि बिना मार खाई बिना तुम शांत होने वाली नहीं हो। ये सुनकर फेंग उस पर फिर से स्पिरिचुअल अटैक से अटैक कर देती है। अब ये देखकर किंसु भड़क जाता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो उस पर अटैक करके उसके अटैक वाले वर्ड को ही तोड़ देता है, जिससे फेंग को बॉडी को चोट लग जाती है और उसके मुंह से खून निकल जाती है। उसे मारने पर सिस्टम उसे इंपेरियल का की लग देता है। ये देखकर वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ जरूर होगा और वो वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे पहले ड्रैगन एलिफेंट वाले बॉडी के पावर को ऑब्टेन करने दो, फिर तुमसे फाइट करने आऊंगा। ये बोलकर वो लिन के पीछे जाने लगता है। वहीं पर ये देखकर फेंग का काफी ज्यादा इंसल्ट हो गया होता है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाते हुए कहती है कि मेरे वजह से मैं तियांदो एकेडमी का रेपुटेशन को बर्बाद नहीं होने दूंगी, हम जरूर युवा वाले को हरा देंगे। और उसके आते हैं कि प्रिंस लिन अपने एंसेस्टर के बॉडी में चला जाता है और उसके सामने ड्रैगन एलिफेंट डीमन बॉडी का बहुत ही बड़ा डीमन पिल
होता है, उतना बड़ा डीमन पिल को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसका एंसेस्टर उससे कहता है कि मेरा बॉडी का डीमन पिल में काफ़ी सारा फिजिकल पावर है, उसे अब्जॉर्व करने के बाद तुम्हारा फिजिकल पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लिन हिचकिचाते हुए कहता है लेकिन क्या होगा अगर इसे अब्जॉर्व करते करते किंसु आ जाता है तो? वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मेरा बॉडी के सभी पार्ट में अलग अलग स्पेस बना हुआ है और मैं कुछ पावर का भी यूज कर सकता हूँ। मैं किंसु के रास्ते में कुछ रोड़ा डालता हूँ और अगर वो अनलकी हुआ तो वो वहीं पर मारा जाएगा। अगले सीन में किंसु को दिखाते हैं जहाँ पर वो आगे बढ़ रहा होता है और उसके सामने काफ़ी ज़्यादा फॉग होता है। ये देखकर वो अपना सेकंड कॉन्शियसनेस का यूज करके वहाँ का पूरा फॉग को हटा देता है और हटाने के बाद वो वहाँ पर से आगे जाने लगता है और जाते जाते उस जगह से निकल जाता है। लेकिन जैसे वो वहाँ से निकलता है उसके सामने एलिफेंट का बहुत ही बड़ा पैर आ जाता है। उसे देखकर किंसु एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक गया होता है और तभी उसका पैर किंसु को कुचल देता है। उसके पीछे पीछे फैंग भी आ रही होती है और उसके पैर के द्वारा किंसु को कुचल जाने को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि इस अटैक से तो किंसु का हलवा बन गया होगा। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जहाँ पर वो उसके पैर को उठाकर फेंक देता है। वो देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं अपना पूरा पावर का यूज भी कर दूंगी फिर भी मैं उसे हरा नहीं पाऊंगी। ये बोलकर वो उसके पास से जाते हुए सोचती है कि अगर युवा सेट का सभी सन ऑफ गॉड सच में इतना ज़्यादा ताकतवर है तो मैं उसे हरा कैसे पाऊंगी? क्या इसका मतलब सच में तियान्दो एकेडमी युवा सेट को 10,000 सालों से सप्रेस कर रहा था या फिर वो सब सिर्फ ह्यूमर था या फिर युवा सेट का सिर्फ 18 सन ऑफ गॉड इतना ज़्यादा ताकतवर है? यही सब सोचते हुए वो उसके पास जा रही होती है लेकिन तभी अचानक वो एलिफेंट किंसु पर अपना सूंड से हमला कर देता है। ये देखकर किंसु अपना सूंड निकालकर उसे काट देता है। इसके बाद अगले समय प्रिंस लिन को दिखाते हैं जहाँ पर वो उसके डीमन पिल को अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर उसके एंसेस्टर कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तुम्हें अपने ज़िंदगी को लेकर ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे जगह पर कोई आम बंदा होता तो वो अभी तक मारा जा चुका होता। लेकिन वहीं पर लिन उतना ज़्यादा दर्द को सहने के कारण अब हार मानने लगा होता है। ये देखकर उसके एंसेस्टर उसे प्रोवोक करते हुए कहने लगे होते हैं कि क्या तुम अभी भी 18 सन ऑफ गॉड को हराना चाहते हो? क्या तुम 18 सन ऑफ गॉड को अपने पैरों के नीचे कुचल कर अपने डिग्निटी को वापस पाना नहीं चाहते हो? क्या तुम उससे अपने सामने नील डाउन नहीं करवाना चाहते हो क्या? वो सब सुनकर लिन कहता हाँ मैं किंसु को कुचलना चाहता हूँ। ये सब वो बोल ही रहा होता है कि तभी किंसु वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे बिल्कुल सही सलामत देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया और उसका एंसेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि 18 सन ऑफ गॉड ना सिर्फ यहाँ पर आ गया है बल्कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा कोई भी ऑब्स्टेकल उसे रोक नहीं पाया। लगता है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी किंसु उससे कहता है कि अगर मैं सही सही गेस करूँ तो तुम्हारा एंसेस्टर का सोल का रेमिनेंट तुम्हारे बॉडी के अंदर में है ना? ये देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचते हैं कि उसे तो वो भी पता चल गया है। किंसु उसका वैसे एक्सप्रेशन देखकर कहता है कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो इसका मतलब मैं हाँ समझू ना। ये बोलकर वो उसे पार करके जाते हुए कहता है कि मुझे रोकना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास एबिलिटी है? ये सुनकर लिन सिर्फ गुस्से से अपने मुट्ठी बांध कर रह जाता है। वहीं पर उतना बड़ा डीमन पिल को देखकर किंसु एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं कि इतना बड़ा पिल में जरूर फिजिकल पावर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगी। तभी लिन खुद के गुस्से को शांत करते हुए उससे कहता है कि क्यों ना हम दोनों ही मिलकर उसका ड्रैगन पावर को अब्जॉर्ब कर ले। लेकिन किंसु सीधे मना करते हुए कहता नहीं मुझे माफ कर देना बट ये पूरा का पूरा मेरा होगा। ये सुनकर अब उससे रहा नहीं जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगा होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फिजिकल पावर है जिससे कि अकेले अब्जॉर्ब करना पॉसिबल नहीं होगा। किंसु उससे कहता है कि ये मेरा बिजनेस है और अगर मैं अब्जॉर्ब नहीं भी कर पाऊंगा ना फिर भी मैं उसे तुम्हें अब्जॉर्ब नहीं करने दूंगा। ये बोलकर वो सोचते हैं कि तुम मेरे एनिमी हो और मैं तुम्हें अभी नहीं मार सकता हूँ क्योंकि ऐसा करने पर मेरा ही नुकसान हो जाएगा। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जहाँ पर अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन किंसु उसे एक ही किक में खाने पीने पर दे देता है। उससे पिटने पर किंसु को इंपेरियल लक का की ट्रेस मिलता है। तभी लिन को दिखाते हैं जो कि अब गुस्से से पागल होने लगा होता है। लेकिन तभी उसका एंसेस्टर उसे शांत करते हुए कहते रुक जाओ। लेकिन वो नहीं रुकता है और कहने लगा होता है कि बस बहुत हुआ, अब तो या मैं मरूंगा या फिर वो मरेगा। उसका एंसेस्टर कहते हैं कि ज्यादा पागल मत बनो और उसे अब्जॉर्ब करने दो। लेकिन उसका गुस्सा अब उसे कंट्रोल करने लगा होता है, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड पहले से काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर उसे उस पिल का पावर को भी अब्जॉर्ब करने देते हैं तो वो और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। उसका एंसेस्टर उससे कहता है कि तुम्हें भी पता है कि मेरा इनर पिल में कितना ज्यादा फिजिकल पावर है और अभी के 18 सन ऑफ गॉड उतना ज्यादा पावर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। उससे जितना चाहे उतना पावर को अब्जॉर्ब करने दो, उसके बाद जब वो हैंडल नहीं कर पाएगा तब उसका बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगा। ये सुनकर लिन को थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो उसका मरने का इंतजार करने लगता है। वो देखकर किंसु सोचता है कि लिन शायद अपने एंसेस्टर से बात कर रहा था और वो मुझे कहीं मारने का प्लानिंग तो नहीं कर रहा है ना। लेकिन वो उसे इग्नोर करके उस पिल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है और वो फिजिकल पावर काफी ज्यादा अपडेट होता है। उसे ऑब्जर्व करते करते वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फिजिकल पावर ऑब्टेन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और वो उसे यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल रहा होता है। ये सोचकर वो उसे ऑब्जर्व करने लगता है जिससे उसका
बॉडी का फिजिकल पावर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और बढ़कर 75 ड्रैगन पावर में पहुंच जाता है। इसी तरह से वो उसे ऑब्जर्व करते रहता है और अचानक उसका स्पीड काफी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे देखकर वो एक पल के लिए चौंक जाता है और जल्दी से उसका बॉडी का ड्रैगन पावर बढ़कर 100 ड्रैगन पावर में पहुंच जाता है। 100 ड्रैगन पावर ही अभी उसका लिमिट होता है और अभी और ज़्यादा ऑब्जर्व करने पर उसके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए वो रुकने के बारे में सोचता है, लेकिन वो रुक ही नहीं पाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि आखिर वो खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा है। ये देखकर लिन अब काफी ज्यादा खुश होने लगा होता है और उसे देखकर कहने लगा होता है कि उसे ऑब्जर्व करना तो काफी ज्यादा आसान था ना, लेकिन एक बार स्टार्ट करने के बाद अब रुकना काफी ज्यादा मुश्किल है। 18 सन ऑफ गॉड, अब तो तुम्हारा बचना नामुमकिन हो गया है। मैं तुम्हारे बॉडी को फटते हुए देखने के लिए कब से इंतजार कर रहा था। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जहाँ पर उसका बॉडी अब दर्द करना स्टार्ट हो गया होता है और वो कहते हैं कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरे पास मेरा फॉरबिडन सुप्रीम बोन और सुप्रीम स्किन है, अभी तक के लिए मैं इसे संभाल सकता हूँ। ये बोलकर वो उस मुसीबत से निकलने के बारे में सोल्यूशन ढूंढने लगता है। वहीं पर वो इसे स्ट्रगल करते देखकर अब लिन काफी ज्यादा एरोगेंट हो गया होता है और उससे कहने लगा होता है कि अब तुम्हें क्या हो गया है, अभी तो तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहे थे, अब कुछ बोलते क्यों नहीं हो। इतना बोलकर वो उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि मेरे साथ पंगा लोगे तो ऐसे ही अंजाम हो जाएगा। ये सब सुनकर किंसू का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो लिन को एक झापड़ मारते हुए कहता है कि मेरा दिमाग खाना बंद करो। लिन अपना गाल पकड़कर कहने लगा होता है कि मीना अब तो तुम मरने वाला है, लेकिन फिर भी मुझ पर हाथ उठाने का तुम्हारी हिम्मत कैसा हो गया। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपना ना युआन परलो को निकाल लेता है। उसे देखकर लिन हंसते हुए कहते हैं कि एक आखिरी स्ट्रगल कर लो, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। ये बोलकर वो उससे कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड, तुम काफी ज्यादा नाइव हो। फिजिकल पावर सिर्फ बॉडी में ही कंटेन किया जा सकता है और किसी और चीज में बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अब तुम मरने वाले हो, इसलिए पगला गए हो, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। वहीं पर किंसू उसके बातों को इग्नोर करके उसका ड्रैगन पावर को युआन पर्ल में ऑब्जर्व करके स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने एंसेस्टर से पूछने लगा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। उसका एंसेस्टर हिचकिचाते हुए कहता है क्या वो ना युआन पर्ल है, वो युआन पर्ल ग्रेट एम्परर का प्रॉपर्टी है, चाहे मैं कितना ही बार क्यों ना कैलकुलेट कर लिया हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि 18 सन ऑफ गॉड के पास युआन पर्ल का जैसा कुछ होगा। वहीं पर किंसू उसका पावर को स्टोर करते हुए कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि युआन पर्ल का बहुत ही ज्यादा यूज है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सच में काफी ज्यादा यूजफुल चीज है। इसका पावर को युआन पर्ल में ऑब्जर्व करने के बाद मैं बाद में धीरे धीरे इसका पावर को ऑब्जर्व कर लूंगा। और उसके यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसू उस पावर को अपने युआन पर्ल में स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है कि वहीं पर रुक जाओ, और वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि फैंग की होती है, जो कि वहां पर आकर उन लोगों से कहती है कि यहाँ पर मौजूद सभी की सभी चीजें तियांदो एकेडमी का है, इसलिए मैं ऑर्डर देती हूँ कि जो तुम कर रहे हो वो करना बंद कर दो। वो देखकर किंसू कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा जिद्दी हो, हार तो तुमसे माना जा नहीं रहा है। ये बोलकर वो प्लग झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है और उसका गला पकड़कर उसे उठा देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो। किंसू पूछता है कैसे, क्योंकि मैं पहले तुम्हें सिर्फ टीच कर रहा था। ये बोलकर वो उसका गला छोड़ देता है। ये देखकर वो उससे कहते नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। ये बोलकर वो उस पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन किंसू उसके अटैक से बचकर उसके पीछे चला जाता है और उसे स्पैंक कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन वहीं पर वो उसे फिर से मार देता है, जिससे वो जल्दी से उससे दूर होकर शर्माते हुए कहने लगी होती है कि तुम ये कैसे। लेकिन किंसू उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही उसे फिर से मारते हुए कहता तुम क्या, इससे तुम खुद ही अपने ऊपर लाई हो। ये बोलकर वो उसे फिर से मारने लगता है। अब वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और उससे कहते कि मैं तुमसे फाइट करूंगी। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन वो उसका हाथ को पकड़ लेता है और उसे गिराकर फिर से स्पैंक करना स्टार्ट कर देता है और मारते हुए कहते हैं कि बोलो क्या तुम मुझे फिर से प्रवोक करोगी। वो चिल्लाते हुए कहते कि मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर वो कहता लगता है कि तुम अभी भी सबक नहीं सीखी हो। ये बोलकर वो उसे और जोर जोर से मारने लगता है। तभी वो खुद को शांत करते हुए कहने लगी होती है रुक जाओ, अब मैं सबक सीख गई हूँ। वो कहता तो क्या इसका मतलब अब तुम एक्सेप्ट कर ली हो, और क्या तुम अभी भी इस सन ऑफ गॉड के सामने डिसरिस्पेक्ट से पेश आओगी। वो रोते हुए कहते नहीं मैं कन्विंस हो गई हूँ। किंसू कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम फ्यूचर में मुझे एडमायर करोगी और तुम करोगी भी। इसके बाद दिखाते हैं कि किंसू उसका पूरा फिजिकल पावर को अपने युआन पर्ल में स्टोर कर लेता है और उसे फ्यूचर में आराम से ऑब्जर्व करने के बारे में सोचता है। वो देखकर प्रिंस लिन का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो उससे कहता है कि अब जबकि तुम्हें वो मिल गया है ना तो चलो अब जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो खुद ही वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी किंसू उसके सामने आकर उसे रोक देता है। ये देखकर लिन का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ऑलरेडी वो मिल गया है, तब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये सुनकर
किंसु उसे एक पंच मार देता है और पीटते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें पीटना बच रहा है। उसे मारने पर उसे इंपेरियल की लक मिलता है। ये देखकर वो उसे और जो पीटना स्टार्ट कर देता है और पीटते पीटते उसे काफी सारे इंपेरियल की लक मिलते रहता है। लेकिन तभी कुछ देर के पिटाई के बाद उसका एंसेस्टर उससे कहते हैं कि रुक जाओ। ये सुनकर किंसु कहता तो फाइनली तुम बोल ही दिए हो। एंसेस्टर उससे कहते हैं कि प्रिंस लिन का जान को बख्श दो। किंसु कहता है कि मैं उसका जान को बख्शने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो। वो कहता है कि मेरा ड्रैगन एलिफेंट बॉडी पूरी तरह से ट्रेजर से भरा हुआ है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल पावर को तुम ले लिए हो, लेकिन मेरा ड्रैगन एलिफेंट का गोल्डन टेंडन भी एक काफी ज्यादा इनक्रेडिबल ट्रेजर है। मैं तुम्हें उसे निकाल कर दे सकता हूँ। ये सुनकर किंसु कहता है बस इतना ही। ये सुनकर एंसेस्टर कहता है कि मैं तुम्हें कल्टीवेशन मेथड भी सिखा सकता हूँ, उसका यूज करके तुम फिजिकल पावर को और ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। ये बोलकर वो लिन के बॉडी में से एक जेड निकालकर उसे देते हुए कहता है कि वो कल्टीवेशन मेथड इसमें है और इसका नाम तीसू है। वो कल्टीवेशन मेथड देने के बाद वो उसे अपने बॉडी का टेंडन निकालकर देने लगता है और वो उसे देकर उससे कहता है कि ड्रैगन एलिफेंट टेंडन दुनिया का सबसे टफेस्ट ट्रेजर के नाम से जाना जाता है। मेरे इनर एलिक्सर के बाद ये मेरा बॉडी का सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर है। इतना बोलने के बाद वो उससे पूछता तो क्या आप तुम प्रिंस लिन को जाने दे सकते हो ना। किंसु कहता है ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो। ये बोलकर वो उसे जाने देता है और जाने के लिए कहता है कल मिलेंगे। ये सुनकर वो वहां से भागने लगा होता है। ये देखकर लिन उससे पूछता है कि हम लोग सच में भाग रहे हैं। एंसेस्टर कहते हैं कि किंसु को हराना अभी इम्पॉसिबल है। इतना बोलकर वो उससे पूछता है क्या तुम्हें मौत से डर लग रहा है। लिन कहता है कि जब तक मैं किंसु को मार ना दूं मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। ये सुनकर एंसेस्टर कहता है कि अब जबकि तुम्हें मौत से डर नहीं लग रहा है तो तुम एंशिएंट ब्रोंज पैलेस में जाओ। ये बोलकर वो उसे कहानी बताना स्टार्ट करते हैं कि लेजेंड ये कहते हैं कि मॉर्टल किंगजू बाई का रेसिडेंस दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री है और वो कभी कभी स्पेस टाइम के क्रैक में अपीयर होते रहता है और उसी जगह पर सभी पैट्रियाज लेवल का कल्टीवेटर फाइट कर रहे हैं और उन सभी पैट्रियाज को वहां पर और हाई लेवल में पहुंचने का चांस मिल सकता है। लिन उसी एंशिएंट ब्रोंज पैलेस में जाने के बारे में सोचकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंक को दिखाते हैं और वो भी वहां से जाने लगी होती है, लेकिन किंसु उससे रोकते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हें जाने की इजाजत दिया हूँ। ये सुनकर फ्रैंक चिल्लाते हुए कहने लगी होती है कि अगर तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम मुझे इनफ सिमुलेट नहीं किए हो क्या। किंसु कहते हैं कि चांदो एकेडमी का टेरिटरी है, इसलिए मैं तुम्हें जाकर लोगों को बुलाने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहोगी। लेकिन वो उसके बात को इग्नोर करके वहां से जाने लगी होती है, लेकिन उसके जाने देने से पहले किंसु उसके रास्ते में आ जाता है। ये देखकर वो घबराते हुए पूछने लगी होती है कि आखिर तुम फिर से क्या करने वाले हो। किंसु उस सवाल का कोई भी जवाब ना देकर उसे फिर से स्पैंक कर देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा और काफी ज्यादा ह्यूमिलेशन से कहती है कि 18 सन ऑफ गॉड तुम काफी ज्यादा सेमलेस हो, जल्दी ही या फिर बाद में मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। किंसु कहता है कि लगता है कि तुम्हें ट्रेन करने की जरूरत है। ये बोलकर वो रस्सी लेकर उसके तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर फ्रैंक काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगी होती है कि आखिर तुम करने क्या वाले हो। तभी कुछ देर के बाद दिखाते हैं कि किंसु उसका हाथ फिर बांध देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से से कह रही होती है कि इस तरह से मुझे ट्रीट करने के बजाय तुम मुझे मार क्यों नहीं देते हो। किंसु कहता है कि तुम्हें ऐसे मार देना काफी ज्यादा बोरिंग होगा। इसके बाद अगले सीन में ड्रैगन एलिफेंट डीमन के बॉडी का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं और गाँव का भाई पूछते हैं कि वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए हैं। मेंग चुन उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि सीनियर सिस्टर फ्रैंक जरूर उस किंसु के बच्चे का खेल खत्म कर दी होगी। तभी उस डीमन का मुंह खुलता है और उसमें से किंसु बाहर निकल जाता है और वो फ्रैंक को बांधकर बाहर लेकर आता है। वैसा सीन देखकर मेंग चुन का काफी ज्यादा हैरानी से मुंह बंद ही हो जाता है। उसका वैसा बोलती बंद होता है देखकर 17 उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा होता है कि अब तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारा तो बोलती बंद हो गया है। देखो हमारे सन ऑफ गॉड तुम्हारे सीनियर सिस्टर को किडनैप कर लिए हैं। ये सब सुनकर और देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और किंसु पर हमला करने चला जाता है। ये देखकर फ्रैंक काफी ज्यादा हैरानी से कहती है कि ऐसा मत करो, तुम उसका मैच बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन वो इसके बात को इग्नोर कर देता है, जिसके कारण किंसु से एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे वो काफी ज्यादा दूर फेंका जाता है और उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। उसका वैसा पावर को देखकर मेंग चुन काफी ज्यादा हैरानी से सोचता है कि आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। ये सोचकर वो लोग जल्दी से वहां से भागकर अपने टीचर को बुलाने के लिए भागने लगते हैं। ये देखकर किंसु उसे रोकने जाता है, लेकिन तभी फ्रैंक अपना हेवनली बुक का स्किल का यूज करने लगती है, जिससे वहां का पूरा धरती हिलने लगा होता है और मौके का फायदा उठाकर मेंग चुन और उसके लोग वहां से भाग जाते हैं। अगले समय चांदो एकेडमी को दिखाते हैं, जहाँ पर युवा सेट के काफी सारे लोग जाते हैं और बाहर में जाकर उन्हें निकलने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन कोई भी बाहर आ ही नहीं रहा होता है। ये देखकर वो लोग कहने लगे होते हैं कि शायद वो लोग डर गए हैं। वहीं पर अंदर में दिखाते हैं, जहाँ पर सभी डिसाइपल बैठे होते हैं और सबसे आगे गू तियानसु बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि सूलिंग पैलेस बस कुछ ही दिन में अपीयर होने वाला है और ये मौका को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं जरूर इस मौके का फायदा उठाकर अपना फाउंडेशन बनाकर एम्परर बनने का क्वालिफिकेशन को हासिल कर लूंगा। लेकिन तभी वहां पर एक दूसरा बंदा आकर बताता है कि युवा सेट के कुछ लोग आकर हमें बाहर बुला रहे हैं। वो सब सुनकर गू तियानसु कहते हैं कि इस जनरेशन के युवा का डिसाइपल सच में काफी ज्यादा ब्रेव हो गए हैं। ये बोलकर वो अपने सभी लोगों को उनसे मिलने लेकर जाने लगता है। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं, जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि लगता है कि चांदो एकेडमी के डिसाइपल डर के मारे बाहर आ ही नहीं रहे हैं। ये
बोलकर वो लोग ज़बरदस्ती उसके अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं और आकर उसे एक लात मारकर फेंक देता है, जिससे देखकर बाकी के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर गू तियानसू अपने लोगों के साथ बाहर आते हुए कहता है कि अगर चूलिंग पैलेस अपीयर नहीं होने वाला होता ना तो मैं तुम लोगों पर ध्यान भी नहीं देता। ये सुनकर युवा के लोग चिल्लाने लगे होते हैं कि फालतू की बकवास करना बंद करो और पुराने रूल के अकॉर्डिंग दोनों फैक्शन के बीच का कंपटीशन स्टार्ट कर दो। गू तियानसू काफी ज्यादा प्राइड के साथ कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ गार्बेज हो, इसलिए मुझे खुद एक्शन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने सभी लोगों से बोलकर उन्हें खाने पीने पर देने के लिए कहता है। इसके बाद अगले सीन में किंसू लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग अपने हेवनली बुक का स्किल का यूज कर देती है, जिससे वहाँ पर भूकंप और तूफान आ गया होता है। ये देखकर किंसू चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये सब तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं बल्कि इस नाटक को खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर किंसू उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि जल्दी से उसे रोको वरना अच्छा नहीं होगा। वो हंसते हुए कहती है कि अब जबकि एक बार हेवनली बुक का स्किल एक्टिवेट हो जाता है तो उसे रोका नहीं जा सकता है। तभी उस तूफान से सभी लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होने लगी होती है। ये देखकर 12 किंसू से उसके बारे में पूछता है। किंसू उससे कहता है कि मेरे बारे में चिंता करना बंद करो और तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। इसलिए वो सभी लोग वहाँ से जाने लगे होते हैं। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो किंसू का पकड़ से निकल गई होती है, जिसे देखकर किंसू एक पल के लिए चौंक जाता है। वहीं पर फैंग उसके चंगुल से बाहर निकलकर उस स्किल को फिर से यूज करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर किंसू अपना स्वॉर्ड निकालकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एक इनविजिबल दीवार के कारण उसका अटैक रुक जाता है, जिससे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी फैंग उससे कहते हैं कि फालतू की स्ट्रगल करना बंद करो। हेवनली बुक का मैजिक हमारी एकेडमी का सबसे अजीब मैजिक है और अब हम दोनों ही पूरी तरह से इस मैजिक के अंदर में फंस गए हैं। और हाँ, अगर वो मैजिक हम में से किसी की भी बॉडी को टच करेगा तो तुम्हारा बॉडी का चिथड़े उड़ जाएंगे। तुमने मुझे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया है, इसलिए मेरे साथ मरना तुम्हारे लिए ऑनर की बात होगी। ये सुनकर किंसू कहता है कि तुम काफी ज्यादा सोच रही हो। ये बोलकर वो जबरदस्ती वहां से बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद उसका फॉरबिडन सुप्रीम स्किन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसका यूज करके वो बाहर निकल जाता है। वो देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उस पर फैंग को बिल्कुल भी यकीन होता ही नहीं है और उसी का अविश्वास के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।